हेलो। तो आज हम ये ले रहे हैं हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी और इसके अंदर हम बात करेंगे सीआईसी के बारे में, नीति आयोग के बारे में और लोकपाल के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें हम सीआईसी की यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो ये काम क्या करता है, होता क्या है? तो एक्चुअली कि भाई नाम से ही पता पड़ता है भाई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही कुछ होगा। अगर किसी डिपार्टमेंट से आरटीआई के थ्रू अगर आप कोई सूचना मांगो और अगर आपको वो सूचना ना मिले तो फिर ये पिक्चर में आ जाता है हमारे सीआईसी साहब, यानी कि भाई अपील कहाँ की जा सकती है, कितने दिनों में उसका निस्तारण होगा, क्या पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये जो सारे काम होते हैं इनका जो हमारे हेड होता है वो होता है हमारा सीआईसी। तो अगर सीआईसी की बात करें तो ये हमारा इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ये हमारी जो एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है, नोट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने इसको एक्ट पारित करके बनाया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या करता है? कंप्लेंट सुनता है। अब ये नाम से है कि भाई सेंट्रल, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसकी कंप्लेंट सुनेगा? सेंट्रल ऑफिस से रिलेटेड। तो ये सेंट्रल ऑफिस यानी सेंट्रल ऑफिस हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, पीएसयू हो भारत सरकार के, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो फिर एसआईसी सुनेगा यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सुनेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है यूटी से रिलेटेड कोई भी, चाहे पब्लिक ऑफिस हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई पीएसयू हो, उसकी जो अगर आपने कोई सूचना मांगी और अगर तय समय में आपको सूचना नहीं मिलती है तो आप उसकी क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे इसके पूछा गया है कि भाई इसके स्ट्रक्चर में होते हैं 1+10 मेंबर होते हैं और उनको जो अपॉइंट किया जाता है वो होता है कि भाई प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, और 1 मेंबर फ्रॉम यूनियन कैबिनेट नॉमिनेट बाई पीएम, जिसको भी पीएम नॉमिनेट कर दे कोई भी एक व्यक्ति। इन तीनों की जो सलाह के ऊपर जो है इनका क्या किया जाता है? नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किया जाता है इनकी सलाह पर। कोई भी एमपी एमएलए जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो क्या करता है, होल्ड करता हो, वो इस आयोग का जो है सदस्य नहीं बन सकता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी को इन्होंने क्या कर दिया, 2019 के अंदर रिवाइज कर दिया। अब जो सैलरी है वो डिसाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके लिए एक तो सेंट्रल कमीशन बनाया हुआ है, स्टेट के लिए एक स्टेट कमीशन बनाया हुआ है। इनका जो टेन्योर होता है, इन कार्यकाल, वो होता है या तो 5 वर्ष या 65 वर्ष के लिए। और अब पहले ये था और अब जो है इसका कार्यकाल कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि भाई उसका जो कार्यकाल है सीआईसी का वो कितना होगा। अब बात करते हैं हम फंक्शन की कि भाई इसके कार्य क्या है इसके, ये क्या काम करता है सीआईसी। वो तो हम ऊपर ही डिस्कशन कर चुके कि भाई अगर कोई मतलब कोई विभाग है, अगर मान लो आरटीआई के तहत अगर सरकारी विभाग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर उसके तहत जानकारी नहीं देता तो उसकी कंप्लेन ये सुनते हैं। तो टू रिसीव एंड इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग नॉट रिसीव्ड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाई आरटीआई एक्ट। इसके बाद भी जो है तो सिविल कोर्ट की क्या होती है? पावर होती है। और अगर कोई वास्तव में कोई कॉन्क्रीट ग्राउंड हो तो ये फिर जो है इंक्वायरी भी क्या कर सकता है? ऑर्डर कर सकता है। रेवेन्यू रिसीव एविडेंस इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट, ये भी सिविल कोर्ट के अंदर आता है कि भाई सिविल कोर्ट के अंदर जब भी आपको कोई एविडेंस को अगर आपको रिसीव करना हो तो आप एफिडेविट पे आप उसको रिसीव कर सकते हो, लिखवा के ले सकते हो कि भाई उनको समन भी भेज सकते हो, बुला भी सकते हो, एफिडेविट पे वो एविडेंस भी ले सकते हो। और जो ये अपने सीआईसी होता है वो अपनी एनुअल वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको भेजता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है। तो सीआईसी के अंदर अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या है? एक, इनके पास में सिविल कोर्ट की पावर होती है। दूसरा, ये सिविल कोर्ट की है तो ये बाकी सारे आ जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली भी एफिडेविट वाला केस आ जाएगा, इसमें कोई नहीं। अभी जो चेंजेस हुए हैं 2019 से, एक वही इसका जो टेन्योर है वो अभी फिक्स नहीं है। दूसरा, इनके जो कि भाई सैलरी है वो फिक्स नहीं है ना। तीसरा कि भाई जो इसके मेंबर कितने होते हैं, ये जनरली इनसे सीआईसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब अगर हम बात करें नीति आयोग की, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ा था तब हमने बात करी थी कि भाई नीति आयोग हमारा क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आता है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी ये किस में आता है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज में आता है कि भाई ये इसका जो गठन है नीति आयोग का वो कार्यपालिका के एक आदेश से हुआ है, इसलिए इसको क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है। इसके स्टेब्लिश, इसके पहले था योजना आयोग, इसके जो गठन है वो कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो ये क्या है? भारत सरकार का क्या है? थिंक टैंक है। अब थिंक का मतलब ये होता है भाई सोचना, थिंक टैंक। तो ये क्या करता है कि प्रोवाइड करवाता है सरकार को कि भाई डायरेक्शन और पॉलिसी इनपुट देता है कि भाई सरकार को जो है किस दिशा के अंदर काम करना चाहिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में ये क्या भारत सरकार को बताता है।
इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो चेयरमैन कौन होगा, पीएम होते हैं हमारे, इसको चाहिए। इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है, यानी जो कि शासन करने वाली, जो कि हमारी परिषद है, इसके अंदर क्या करते हैं, सारे तो स्टेट के सीएम होते हैं, सारे जो यूटी के एलजी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी जो रीजनल काउंसिल होती है, एक हमने रीजनल काउंसिल पहले पढ़ी थी जिसमें 5 जोनल काउंसिल प्लस एक नॉर्थ ईस्ट के जोनल काउंसिल होती है। ये रीजनल काउंसिल है नीति आयोग के, सारे इंस्टीट्यूट की अपनी रीजनल काउंसिल हो सकती है। तो इसकी रीजनल काउंसिल को चेयर कौन करता है, पीएम करता है। और जो भी ये सारे सीएम वगैरह आते हैं, अगर कोई एक स्टेट के अंदर कोई इश्यू चल रहा है मोर देन वन स्टेट में, तो वो क्या करता है कि भाई उनको रिजोल्व करने का प्रयास करते हैं वहीं पे। स्पेशल इनवाइटी होते हैं इसके अंदर, एक्सपर्ट नॉमिनेटेड बाय पीएम। अगर पीएम को लगता है कि भाई इनकी जो भी हम बाकी पढ़ेंगे इनमें कौन कौन फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो भी पढ़ेंगे हम, कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, अगर फिर भी लगता है किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रधानमंत्री जो है उस एक्सपर्ट को नॉमिनेट कर सकता है। अगर इसके फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका चेयरमैन तो हो गया पीएम, ये हम 2 बार देख चुके हैं। वाइस इसका चेयरमैन होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, पीएम करता है जनरली। बाकी सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन इसके वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, प्रधानमंत्री। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बन जाता है। अगर इसके फुल टाइम मेंबर की बात करें तो फुल टाइम मेंबर होते हैं वो पर्सन जिसके पास में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस हो, यानी एमओएस हो। और अभी वर्तमान में जो फुल टाइम मेंबर है वो है वीके सारस्वत है, रमेश पोचंद है, वीके पॉल है, अरविंद विरमानिया है। ठीक है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अगर फुल पार्ट टाइम मेंबर की बात करें तो कोई भी 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने, 2 हो सकते हैं पार्ट टाइम मेंबर, वो भी किससे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोई डायरेक्शन या पॉलिसी बनानी हो तो उस सेक्टर के स्पेशलिस्ट को जो है बुलाया जा सकता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इसके मैक्सिमम 4, यानी एक्स ऑफिशियो का मतलब है भारत सरकार में उस पद पर बैठा व्यक्ति इसका जो है पदेन मेंबर होगा। वो भी कौन नॉमिनेट करता है कि भाई कौन से 4 मेंबर हो गए, उनको भी नॉमिनेट कौन करता है, पीएम। और तो अभी अगर इसके बात करें और सीईओ की बात करें तो सीईओ को कौन अपॉइंट करता है, वो भी कौन करता है, अपॉइंट। यानी सीईओ को भी अपॉइंट कौन करता है, पीएम। वाइस जो चेयरमैन है उसको भी अपॉइंट कौन करता है, पीएम। और हमारे जो एक्स ऑफिशियो नॉमिनेट उनको भी क्या करता है, पीएम। यानी ये बॉडी जो डायरेक्टली किसके अंडर कंट्रोल में काम करती है, किसके अंडर में काम करती है, तो वो करती है प्रधानमंत्री के बना। इनके अलावा भी जो है प्रधानमंत्री स्पेशली वो एक्सपर्ट हमने देखा था, भी नॉमिनेट मेंबर को जो है नॉमिनेट करके बुला सकता है। तो अभी जो इसकी मीटिंग होती है नीति आयोग की, उसमें भारत सरकार के नितिन गडकरी जी पार्टिसिपेट करते हैं, पीयूष गोयल, वीरेंद्र, अश्विनी वैष्णव, ये लोग जो हैं इनको एक्सपर्ट के रूप में इनको बुलाया जाता है। अब अगर हम बात करें लोकपाल, तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए आपके कि भाई लोकपाल को जो है गठन क्यों किया गया। आपको सबको याद होगा भाई लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। अन्ना हजारे ने क्यों आंदोलन किया था कि भाई जो हमारे सिस्टम में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए। अब भ्रष्टाचार एक्चुअली जो बड़ा लेवल का भ्रष्टाचार जैसे 2G घोटाला है, वो क्या मंत्रियों के लेवल पे हो रहा है, ऊपरी लेवल पे जहाँ पे राजनीति हो, जो नौकरशाही, दोनों के गठजोड़ से जो क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो राज जो ऑलरेडी नौकरशाही है उनके ऊपर तो जो मतलब हमारे भारत में कानून लागू है, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं उनको किसी ना किसी तरह से सजा दी जा सकती है। लेकिन जो हमारे बाकी व्यक्ति हैं, जो हमारे जिनकी जांच करना बहुत मुश्किल हो जाती है, मंत्री की भाई गोपनीयता के नाम पे वो डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, तो उनकी जांच बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हमारा जो है लोकपाल का गठन किया गया। तो लोकपाल भारत में क्या एक स्वतंत्र निकाय है, और जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री, मंत्री और संसद सदस्यों सहित, यानी इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, मंत्री भी शामिल है, संसद सदस्य भी शामिल है, सहित सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए की गई है। ये भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में कार्य करता है, जो कि जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। लोकपाल के जो वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर है। कौन है ये अभी को याद रखने की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, क्योंकि इसकी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी पहले बार लोकपाल शब्द किसने दिया। तो अगर भारत के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर 1963 के अंदर हमारे जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल थी, जो कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1963 के अंदर था, उसके चेयरमैन थे हरिश्चंद्र माथुर। उन्होंने इस चीज पे जोर दिया था कि भाई भारत के अंदर भी जो लोकपाल जैसी संस्था होनी चाहिए। तो फिर एल.एम. सिंघवी साहब आए थे। एल.एम. सिंघवी ने सबसे पहले अपनी जो डिमांड करा था पार्लियामेंट के अंदर कि भाई लोकपाल जो है लाया जाए। 1963 में बात हुई, फिर 1966 के अंदर फर्स्ट एआरसी आया था 1966 में, जिसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई। तो फिर उन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई जो लोकपाल है वो तो लाया जाए सेंट्रल लेवल के ऊपर, और जो लोकायुक्त है वो लाया जाए स्टेट लेवल के ऊपर। तो फिर सेकंड एआरसी आया 2005 और 2008 में, उसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली।
तो उन्होंने कहा कि भाई सेंटर के अंदर तो हो गया भाई नेशनल लोकायुक्त और राज्य के अंदर हो गया राज्य लोकायुक्त। तो लोकायुक्त एंड लोकपाल बिल आ गया था 1968 के अंदर ही, लेकिन वो पास हुआ 2013 के अंदर। जो है कि वो 10वीं बार में जाके ये बिल पास हुआ, और वो भी अन्ना हजारे के आंदोलन के दबाव के कारण। राज्य ये तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है यहाँ पे, क्योंकि राज्यसभा में ये बिल पास हो गया था 17 दिसंबर 2013, यानी सबसे पहले इस बिल को कहाँ पेश किया गया, राज्यसभा में। उसके बाद इसको पेश किया लोकसभा में, 18 दिसंबर को लोकसभा में पास हुआ, और इसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन हुए 31 दिसंबर 2013 को, और 16 जनवरी 2014 से ये कानून बन गया। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भाई 2014 से ये कानून बन गया। इसका स्ट्रक्चर जो था, इसकी संरचना थी लोकपाल की, वो थी कि भाई इसके अंदर 1+8 मेंबर, और इसकी जो लोकपाल का जो वही जो चीफ लोकपाल जो है हमारा, इसका जो अध्यक्ष है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि या तो वो भी रिटायर्ड सीजीआई हो, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो। और जो 8 मेंबर है उनमें से जो 4 मेंबर है वो तो जुडिशियल सेक्टर से होने चाहिए, यानी न्यायिक सेक्टर से होने चाहिए, और रिमेनिंग जो 4 मेंबर है वो एससी से हो सकता है। एससी आयोग जो है हमारी जो वो आयोग है एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, वुमेन से हो, माइनॉरिटी क्लास, इनमें से किसी क्लास से 4 मेंबर हो सकते हैं, और 4 मेंबर हमारे न्यायिक सेक्टर से होंगे। इसका जो लोकपाल का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करता है, एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास में है प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन में करता है, एक पीएम होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, विपक्ष का नेता होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और हमारा कोई विद्वान विधिवेत्ता होता है, एमिनेंट जूरिस्ट। तो ये पांचों आपको याद रखना कंपलसरी है कि भाई लोकपाल वैसे भी हॉट टॉपिक होता है, लोकपाल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई लोकपाल का जो है कि भाई अगर जो उसके अपॉइंटमेंट के लिए किन किन लोगों की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, तो लोकपाल के लिए जो होता है हमारा पीएम की, लोकसभा स्पीकर की, लीडर ऑफ अपोजिशन की, सीजीआई के, एमिनेंट जूरिस्ट की जो है जरूरत होती है। अब इसका कार्यकाल होता है भाई 5 साल या जो 70 साल की एज तक, क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की उम्र कितनी है रिटायरमेंट की, 65, तो उसके बाद ही बन सकते हैं, तो इसलिए इसमें होता है भाई 5 साल या 70 साल की उम्र तक इनका क्या होता है कार्यकाल। तो ये भी याद रखने वाली चीज है। ये होता है कि भाई कौन व्यक्ति है, ये भी क्वेश्चन पूछा है भाई कौन व्यक्ति है जो लोकपाल जिसको नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए भी कंडीशन है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र अगर 45 साल से कम है तो उसको लोकपाल नहीं बनाया जा सकता। कोई भी एमपी है या एमएलए है तो उसको भी लोकपाल नहीं बनाया जा सकता। अब बात करते हैं कि भाई ये लोकपाल है वो उसका क्षेत्र अधिकार क्या है, वो कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों की जांच कर सकता है। तो अगर बात करें कि अगर वो लोकपाल है वो अगर प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकता है, मंत्रियों की भी कर सकता है, संसद के किसी भी सदस्य की जांच कर सकता है, सरकारी अधिकारियों की जांच कर सकता है। लेकिन यदि अगर उसको प्रधानमंत्री की जांच करनी हो लोकपाल की, तो इन 8 मेंबर में से 2/3 मेंबर का जो क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर जो ये 1+8 मेंबर जो अगर अगर प्रस्ताव को पास कर दे, तो फिर जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ भी इसके अंदर जांच की जा सकती है। सबसे ठोस चीज इसके अंदर यही है कि भी प्रधानमंत्री भी लोकपाल में जांच के दायरे से बाहर नहीं है। दूसरा, ऑल फॉर्मर और प्रेजेंट मिनिस्टर, जो भी पूर्व मंत्री हो और अभी वर्तमान में मंत्री हो, उन सब की जांच की जा सकती है। ऑल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी भारत सरकार के सारे अधिकारी, पीएसयू के अधिकारी, एनजीओ के अधिकारी, जिनको भी फॉरेन ग्रांट अगर मिली हो 10 साल से ज्यादा, तो उनकी भी क्या है लोकपाल जांच कर सकता है। उस लोकपाल के पास में भी जो है सिविल कोर्ट की क्या होती है, शक्तियां होती है, यानी वो किसी को समन कर सकता है, एविडेंस को जो है एफिडेविट पे ले सकता है ना। और जब भी अगर लोकपाल अगर रिटायर हो जाता है, पोस्ट रिटायरमेंट वापस ये क्या कर सकता है, इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, कैन नॉट कंटेन इलेक्शन, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता, डिप्लोमेटिक पोस्ट को ये क्या नहीं कर सकता, डिप्लोमेटिक पद पर ये ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट कौन कौन जो है वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकते। अगर रिमूवल की बात करें तो अगर 100 एमपी अगर साइन करके प्रेसिडेंट को अगर भेज देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, इसकी जांच करेगा। अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो फिर उसको जो प्रेसिडेंट वो क्या कर देगा, हटा देगा। तो इतना लोकपाल इतना आसान नहीं है, किसी लोकपाल को हटाना 100 आदमी के साइन चाहिए, उसके बाद जांच होगी, फिर वो जाके हटाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, अगर कोई सामान्य नेचर की प्रकृति की अगर कोई जांच है तो 3 महीने पुरानी जांच है उसकी भी जांच कर लेता है। अगर कोई गंभीर नेचर की है, गंभीर प्रकृति की, तो 6 महीने की। अगर कोई प्रोसिक्यूशन जिस पर अभियोग चल रहा है अगर उस प्रकृति का है, तो उसमें 1 साल पुरानी जांच की भी ये क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। 1 साल पुराने केस के भी क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन।
लेकिन अगर कोई किसी को फंसाने के लिए फॉल्स या मिसलीडिंग अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का भी उसके ऊपर इस आधार है इसमें कि यानी अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो फिर वो भी स्ट्रिक्ट जो पनिशमेंट का क्या होगा भागी होगा। जो हमारे फर्स्ट लोकपाल थे वो थे पिनाकी जो है चंद्र घोष, जो कि 19 मार्च 2019 के अंदर जिन्होंने ज्वाइन करा था, और अभी जो वर्तमान के अंदर जो है जस्टिस अजय माणिक राव है। तो ये हो गया हमारा जो है नीति आयोग और लोकपाल और सीआईसी। अब हम जो नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर होगा इस टॉपिक का वो होगा इमरजेंसी, कि भाई आपातकाल के अंदर क्या क्या हुआ था और आपातकाल कितने तरीके का होता है, कौन कौन से इससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो वो हमारा इंडियन पॉलिटी का लास्ट टॉपिक होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि वो टॉपिक बच गया है तो प्लीज़ इसको आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और आपको पसंद आवे कंटेंट तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।